ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का व्हेन वेयर। चैप्टर का नाम जो है व्हेन वेयर एंड हाउ। ठीक है, कब, कहाँ और कैसे। तो कब, कहाँ और कैसे जो चैप्टर का नाम है, उससे पहले हम लोग ये जो कब, कहाँ और कैसे किसके लिए कहा जा रहा है, हिस्ट्री के लिए, कि हिस्ट्री में कब क्या हुआ, कहाँ पे वो चीज़ घटना घटी, या कहाँ पे वो जो भी चीज़ है हिस्ट्री में हुआ, और कैसे, हाउ मतलब कैसे हुआ। तो हम लोगों को हिस्ट्री में कौन सी चीज़ कब हुई और कब कहाँ हुई और कैसे हुआ, हिस्ट्री में इतिहास में जब हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे तो पहले हम लोग को इस चीज़ को पढ़ने के लिए जो शब्द है हिस्ट्री, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। किसी भी वर्ड का अगर हम लोग डेफिनेशन या उसकी परिभाषा जानते हैं तो उसके बाद ही हम लोग उस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री की परिभाषा या हिस्ट्री का जो वर्ड है वो वर्ड कहाँ से आया है, उसका मतलब क्या है, हम लोग समझते हैं। ठीक है, द वर्ड हिस्ट्री is derived from Greek word historia। जो हिस्ट्री वर्ड है वो किससे बना हुआ है, एक ग्रीक वर्ड है जिस हिस्टोरिया, उससे बना हुआ है। ठीक है, और हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिया का मतलब होता है नॉलेज अक्वायर बाय। हिस्टोरिया का मतलब होता है नॉलेज अक्वायर बाय इन्वेस्टिगेशन। ठीक, तो जो वर्ड है, द वर्ड हिस्ट्री इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, जो हिस्ट्री वर्ड है। ठीक है, जो हिस्ट्री, ये जो वर्ड है हिस्ट्री, ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना। और हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है, नॉलेज अक्वायर बाय इन्वेस्टिगेशन। छानबीन से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम लोग हिस्ट्री, उसका मतलब होता है हिस्टोरिया, और हिस्टोरिया वर्ड से ही हमारा वर्ड जो हिस्ट्री वर्ड है वो बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस जो वर्ड के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। मोस्टली सीधा डायरेक्ट कहा जा रहा है कि हिस्ट्री जो बना है हिस्टोरिया से बना, और हिस्टोरिया का मतलब है नॉलेज अक्वायर बाय इन्वेस्टिगेशन। छानबीन से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो इतिहास कहलाता है, उसे हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो किस चीज़ का छानबीन, किस चीज़ का छानबीन कब हुआ, किस चीज़ का छानबीन कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ना होता है। ठीक है, तो हिस्ट्री इन्हीं सब चीज़ पर डील करती है। और इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में और हम कुछ थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं हम लोग। तो ऐसा है कि जो पर्सन, कोई भी व्यक्ति, अ पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स about the events, a person who studies and writes about the events of the past, that is known as past of the, that is history is known as historian। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति, अ पर्सन हु स्टडीज एंड राइट अबाउट द इवेंट्स ऑफ द पास्ट, दैट इज हिस्टोरिया इज नोन एज हिस्ट्री इज नोन एज हिस्टोरियन। जो भी व्यक्ति स्टडी पढ़ते हैं या लिखते हैं किसी भी घटना के बारे में जो कि पास्ट, प्राचीन समय में हो चुकी हो इतिहास के, उन सभी व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरियन, या उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहासकार। ठीक है, हिंदी में इतिहासकार कहते हैं और इंग्लिश में हिस्टोरियन कहते हैं। तो समझ लिया हम लोगों ने यहाँ पे कि हिस्ट्री वर्ड का मतलब क्या होता है, और हिस्ट्री को जो
पढ़ते हैं, जिनके जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते लिखते हैं, उनकी घटनाओं के बारे में जो प्राचीन समय में हो चुका है, तो उनको हम लोग इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, अब और हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री में इस चैप्टर में आप लोग को मोस्टली और क्या बताया जा रहा है। तो इसमें और एक चीज़ बताया जा रहा है कि द फेमस, अब देखो कहा जा रहा है कि द फेमस ग्रीक historian Herodotus is regarded as the father of history। जो फेमस ग्रीक हिस्टोरियन जिनका नाम है हेरोडोटस जिसका नाम है, उनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास के पिता जैसे कह लो। हिस्ट्री को जो क्या कहते हैं, एक जो जन्म या फिर हिस्ट्री का जो इन्होंने इतिहास जिसको रचा, और हिस्ट्री को जिसके बारे में हिस्ट्री का एक हमारे जो दुनिया है जिसके बारे में बताया जिन्होंने, वो हैं हेरोडोटस। इसलिए हिस्ट्री जो इतिहास जो हमारे स्टडी करते हैं जिस चीज़ को, उसके फादर कौन है? हेरोडोटस। और उनके ही क्या कहते हैं, उनको ही हिस्ट्री का फादर कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि हिस्ट्री जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। वर्ड में हिस्ट्री का मतलब पढ़ लिया वर्ड का। ठीक है, हिस्ट्री को पढ़ने वाले क्या कहते हैं, जो लोग होते हैं उनको हिस्टोरियन कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। हिस्ट्री के जो पिता हैं उनको हेरोडोटस, उनके बारे में पढ़ लिया कि जो हिस्ट्री के जो पिता हैं वो हेरोडोटस हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि हिस्ट्री को, जो हिस्ट्री चीज़ है, ये हम लोग को पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्यों हम लोग हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, इस पास्ट के प्राचीन काल को पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। तो रीज़न्स फॉर लर्निंग, तो हिस्ट्री को पढ़ना ही क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्ट है हिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्या, हिस्ट्री helps us to carefully examine and question facts before accepting them as the truth। हिस्ट्री हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि देखो, जो भी अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई भी एक तथ्य है, कोई भी अगर तथ्य है कि इतिहास के बारे में, प्राचीन समय के बारे में कोई तथ्य है, जब तक हम लोग हिस्ट्री में को पढ़ के हिस्ट्री हम लोग को उस चीज़ के इतिहास के बारे में, फॉर एग्जांपल हम लोग को कोई बता देता है कि प्राचीन समय में ऐसी घटना घटी थी, तो जब तक उस प्राचीन समय में ऐसी घटना घटी थी, जब तक कोई इतिहास को, जब उस चीज़ के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नहीं और उसके बारे में समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग को उसकी सच्चाई के बारे में पता नहीं चलेगी। किसी ने कह दिया कि हमारा देश 1960 में आज़ाद हुआ, तो अगर किसी ने कह दिया, अब तुमको लग रहा है कि नहीं वो चीज़ गलत है क्योंकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो 60 में कैसे आज़ाद हुआ। तो जब तक तुम लोग उसको इतिहास को, जो देश का आज़ाद हुआ समय, उस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ोगे, इतिहास के बारे में नहीं पढ़ोगे, तो तुम लोग को कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ जो आदमी जो बोल रहा है वो सही है गलत है। ठीक है ना, तथ्य को हम लोग को जो सही से समझने के का, उस कोई भी क्वेश्चन उसको समझने का, जो उसके सच के बारे में जानने का हेल्प कौन करता है? हिस्ट्री करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग हिस्ट्री को मोस्टली पढ़ाता है। फर्स्ट रीज़न हो गया, रीज़न फॉर लर्निंग ऑफ अ हिस्ट्री। अब हम लोग सेकेंड रीज़न क्या बढ़ते हैं, अब हम लोग जो है सेकेंड पढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड केस पढ़ते हैं कि हिस्ट्री की ज़रूरत क्यों है। सेकेंड केस है, हिस्ट्री एजुकेट अस, हिस्ट्री एजुकेट अस, वी कैन learn from mistakes
made by people in the past, it does help us make better decision in the present and for the future. History educates us. We can learn from mistakes made by people in the past. It does help us make better decision in the present and for the future. हिस्ट्री से हमें शिक्षा देता है, हमें हिस्ट्री से क्या कहते हैं ज्ञान प्राप्त होता है कि किसी भी व्यक्ति ने जो भी हिस्ट्री में जिसने प्राचीन समय में किसी व्यक्ति ने अगर कोई मिस्टेक किया है, कोई गलत काम किया है, गलती की है, तो हम लोगों को वो किसी भी डिसीजन को लेने में, तो वो हम लोग को डिसीजन लेने में हेल्प मिलता है। या अगर किसी भी व्यक्ति ने प्राचीन समय में कोई गलत कदम उठाया और उससे क्या कहते हैं उसको नुकसान पहुंचाया, तो हम लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है कि वो जो चीज़ है जो व्यक्ति ने प्राचीन समय में उठाया डिसीजन था या फिर कोई जो गलत डिसीजन उठाया था, वो हमें इस समय में अपने वर्तमान में या फ्यूचर में वैसा चीज़ नहीं करेंगे। अगर हम लोग वो फ्यूचर में या फिर वर्तमान में अपना प्रेजेंट में या फ्यूचर में अगर ये वैसा चीज़ करेंगे तो शायद हम लोगों को भी सेम उसी तरह से नुकसान वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। और थर्ड रिसोर्स फॉर लर्निंग है, रीज़न फॉर लर्निंग है थर्ड, ये है कि हिस्ट्री को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। थर्ड रीज़न है कि अ स्टडी ऑफ द पास्ट, a study of the past gives us a sense of identity. It teaches us who we are and who our ancestors were। तो थर्ड रीज़न है हिस्ट्री को पढ़ने का कि हिस्ट्री क्या करता है, बताता है कि अ स्टडी ऑफ द पास्ट गिव अस अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। इट टीच अस हु वी आर एंड हु आवर एंसेस्टर वर। तो हिस्ट्री जो है हम लोग को बताता है, हिस्ट्री जो हम लोग का बताता है कि हम लोग का पास्ट से बताता है कि एक तरह से हम लोग का पहचान देता है। हिस्ट्री जब हम लोग अपने पास्ट के बारे में पढ़ते हैं एक तरह से हम लोग को पहचान देता है कि हम लोग कौन है और हमारे पूर्वज कौन है। ठीक है, तो जैसे कि आज आप लोग अगर आप जो समझ लो अगर आप हो, ठीक, तो आपको पता चलेगा ना कि आपसे पहले जो आपके पापा थे और उसके बाद उनके बारे में अगर उनके दादा, फिर उनके बाद उनके पापा, फिर उनके बाद उनके पापा, हाँ, तो आप लोगों को हिस्ट्री से अपने पूर्वज का इतिहास पता होगा तब ना। अगर आपको अपने परदादा का पता करना होगा कि वो कौन थे, तो उनके बारे में अपने पापा से पूछोगे, तो उनके प्राचीन मतलब उनके क्या कहते हैं पास्ट के बारे में पूछोगे। तो इस तरह से हिस्ट्री में पता चलता है आप लोगों को। पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में सिर्फ हम लोग राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में आप किसी के बारे में, अपने ही घर के बारे में, अपने घर के किसी पर्टिकुलर जो अपने परदादा हैं, या फिर पूछोगे पापा हमारे परदादा के परदादा कौन थे, तो अगर पूछोगे आप ये सब चीज़, तो एक तरह से आप अपने घर का भी एक इतिहास पढ़ रहे हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको बताता है इतिहास, हमारा हिस्ट्री हमको बताता है कि आपकी पहचान क्या है, आप कौन हो, आपके पूर्वज कौन हो। ये तीसरा रीज़न है हिस्ट्री को पढ़ने का। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ रीज़न की तरफ। तो फोर्थ रीज़न है हिस्ट्री को पढ़ने का कि वी कैन अंडरस्टैंड
we can understand over ancient culture and वे ऑफ लाइफ। देखो, हिस्ट्री का पढ़ने का फोर्थ रीज़न ये है कि जिससे हम लोग को पता चलता है हम लोग हिस्ट्री को पढ़ के समझते हैं हमारे एंशियंट, हमारे प्राचीन जो संस्कृति है, कल्चर है, उसके बारे में हम लोग को पता चलता है, और उनके उस समय में प्राचीन संस्कृति और उनके जीने का तरीका, जो हमारी संस्कृति है, हम लोग किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, क्या हमारे संस्कृति का धर्म क्या है, क्या हम लोग फॉलो करते हैं, हमारी संस्कृति क्या फॉलो करती है, सब कुछ चीज़, जैसे आपके जो भी सांस्कृतिक चीज़ें हम लोग को सिखाया जाता है, सुबह सुबह उठ के प्रणाम करना और बड़ों की इज्जत करना, आदर करना, पूजा पाठ करना, ये सब चीज़ हमारी संस्कृति हुई। ठीक है, संस्कृति हुई। तो और हम लोगों को जीने का तरीका, हमारी संस्कृति हमें जीने का तरीका बताती है, और वो चीज़ हम लोग को हमारे प्राचीन संस्कृति से पता चलता है, इतिहास से पता चलता है। फॉर एग्जांपल आज के समय में क्या है, आज के समय में देखोगे कि कोई भी व्यक्ति जो उठता है सुबह, सूर्य नमस्कार कौन करता है? कोई करता है? सूर्य नमस्कार कोई नहीं करता, ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, बच्चों को सिखाया नहीं जा रहा है सूर्य नमस्कार करना। और फिर उसके बाद हो गया कि बड़ों के मम्मी पापा के पाँव छूना, बच्चों को नहीं सिखाया जा रहा है। तो ये सब हमारी संस्कृति में था पहले, कि सूर्य नमस्कार करना, सुबह उठते ही सूर्य नमस्कार करना, सभी को क्या कहते हैं गुड मॉर्निंग विश करना। गुड मॉर्निंग विश अंग्रेजी में नहीं, सभी को क्या कहते हैं सुप्रभात हो गया, या फिर प्रणाम हो गया, नमस्ते हो गया, घर पे आया कोई नमस्ते करना है उन लोगों को। तो ये सब चीज़ें हमारे प्राचीन समय में है, आज से कई सालों पहले क्या कहते हैं ये सब चीज़ होता था हमारे संस्कृति में। ठीक है, धीरे धीरे ये चीज़ हमारी छूटते जा रही है। तो इतिहास में हमारी चीज़ें ना रह जाएँ, हम लोगों को उन चीज़ों को आज भी रखना है बचा के। ठीक है, तो आप लोग इतिहास में जो चीज़ हो रही है उसको बचा के अभी रखना है, ऐसा नहीं है, आपको ये चीज़ करना है। ये हमारी संस्कृति धर्म, जो भी आपकी संस्कृति धर्म आपको सिखाती है कि जो करना है, अपने मम्मी पापा से पूछो कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, मम्मी हमारे दादा उठ के सुबह सुबह क्या करते थे, नाना क्या करते थे, पूर्वज क्या करते थे, उनकी क्या दिनचर्या होती थी, हमें बताइए क्या है संस्कृति हमारी, वो बताइए, चीज़ें सीखिए, जिससे हमारी संस्कृति, हमारे जो भी जीने का तरीका है हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको अपने जीवन में भी उतारो। अब हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ रीज़न फॉर लर्निंग हिस्ट्री को पढ़ने का 5वां रीज़न पढ़ेंगे। वी कैन know how people in ancient time acquired their skills from Stone Age to modern age। Gradually through migration, farming, trading and empire building। तो लास्ट वाला पढ़ेंगे हम लोग, फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे कि हिस्ट्री को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। वी कैन नो हाउ पीपल इन एशियन टाइम अक्वायर देयर स्किल फ्रॉम स्टोन एज टू मॉडर्न एज ग्रेजुअली थ्रू माइग्रेशन, फार्मिंग, ट्रेडिंग, एम्पायरिंग, बिल्डिंग। तो हम लोग को इसमें पढ़ना है कि कैसे
स्टोन एज तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, अगर 5th क्लास 4th क्लास 3rd क्लास इन सब में पढ़ा होगा। स्टोन जो होता है वो समय जब पाषाण काल कहा जाता है, जब पत्थरों के जेब होता था, हर चीज़ें के कहते हैं, पत्थर का पहिया होता था, बहुत सारी चीज़ें जब लोग पत्थर का यूज़ करते थे, आदि मानव के टाइम का समय होता था, उसको स्टोन एज कहते थे। मॉडर्न एज अभी जो हम लोग जी रहे हैं ये मॉडर्न एज हो गया, ठीक है। तो कैसे लोगों ने प्राचीन समय से लेके अभी स्टोन एज से पाषाण समय से लेके अब अभी तक आज का जो हमारा मॉडर्न समय चल रहा है, कैसे लोगों ने अपना हुनर स्किल्स को बढ़ाया, चाहे वो क्या कहते हैं माइग्रेशन क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके फार्मिंग करके, ट्रेडिंग व्यापार करके, बहुत बड़ा एम्पायर शासन राज्य बना के, तो कैसे लोगों ने इन सब चीज़ों को अक्वायर किया, कैसे इनकी स्किल बढ़ी। तो ये सब चीज़ों हम लोग को हिस्ट्री से पता चलेगा। जैसे कि हम लोग को हिस्ट्री से पता चलता है क्या, कि फॉर एग्जांपल कि पहले एग्जांपल लेते हैं इसी ये जो टॉपिक है लास्ट आपका 5th रिसोर्स फॉर लर्निंग का। फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि आप लोग जो है आज के समय में ट्रेन देख रहे हो, किस तरह का, ऐसे ट्रेन का है, ट्रेन देख रहे हो आप, ठीक, 1 डिब्बा 2 डिब्बा जो भी है, आप ऐसे ट्रेन देख रहे हो। तो ट्रेन जो है आज के समय देखो, ट्रेन के ऊपर ऐसे तार लगी होती है, वो जो तार जो है ट्रेन की, ये जो है ट्रेन के ऊपर जो भी वायर केबल लगा होता है, उससे क्या कहते हैं, जो आपका ये इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, इससे आपके तार से जो ट्रेन को करंट मिलता है, उससे आपका ट्रेन चलता है। क्या पुराने ज़माने में, पुराने समय में भी यही चीज़ होता था? आप पूछ के देखना अपने घर में, मम्मी पापा से पूछना कि पापा मम्मी कि ये जो ट्रेन है, ये जो पहले जो ट्रेन चलता था, ये किस तरीके से चलता था, ठीक। तो वो लोग बताएंगे, आपके पापा मम्मी बताएंगे कि जो ट्रेन पहले चलता था बिजली से नहीं चलता था, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता था, ट्रेन पहले चलता था किससे, कोयले से चलता था ट्रेन, ठीक है। क्या किया जाता था, कोयले को एक सामान से उठा के ट्रेन के अंदर ही भट्टी होती थी, उसमें डाल दिया जाता था, जिससे क्या कहते हैं ट्रेन से काला काला धुआं निकलता था, और वो एक तरह से क्या कहते हैं एनर्जी प्रोवाइड करता था ट्रेन को चलने के लिए। तो धीरे धीरे कोयले से आया स्टीम आया, फिर कोयला आया, फिर धीरे धीरे हम लोग का क्या आया, फिर उसके बाद बिजली वाला आ गया, ठीक है। धीरे धीरे सोलर का भी देख रहे हैं। तो अब ट्रेन, पहले के कोयले वाला ट्रेन चलता था, स्लीपर बोगी लकड़ियों के बने जाते थे, अब क्या कहते हैं स्टील एल्युमिनियम बहुत सारे मेटल यूज़ किया जा रहा है। अब हमारा जो ट्रेन है वो बुलेट ट्रेन बनने जा रहा है, ठीक है। ये ट्रेन अब बुलेट ट्रेन आने वाला है देश में कई सालों बाद। तो अब क्या ऐसे पता चल रहा है कि स्किल्स, लोगों ने क्या क्या स्किल यूज़ किया, समय चेंज होते होते लोगों ने क्या क्या स्किल्स जो है यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हम आप लोगों ने 5 पॉइंट पढ़ लिया, जो है इतिहास को समझना, क्यों हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना है, उसका 5 पॉइंट आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हिस्ट्री का अब हमने रिसोर्स फॉर लर्निंग पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हिस्ट्री को हम लोग ने 2 कैटेगरी में बांटा है, 2 पीरियड में बांटा है हिस्ट्री को। हिस्ट्री जो हमारा 2 पीरियड, हिस्ट्री जो पीरियड है, हिस्ट्री पीरियड, हिस्ट्री का समय काल जो है वो 2 हिस्सों में बटा है। एक हो गया प्री हिस्ट्री, और दूसरा हो गया हम लोग का हिस्ट्री। अब ऐसा नहीं बोलना कि हिस्ट्री सर लिखें, आप यहाँ पे हिस्ट्री लिख दिए। हिस्ट्री के समय को समय काल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पढ़ने के लिए जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री के पीरियड्स को पढ़ना होता है, तो 2 काल में हम लोग को बांट दिया गया है हिस्ट्री को अच्छे से समझाने के लिए। एक हो गया प्री हिस्ट्री और दूसरा हो गया हिस्ट्री, इतिहास से पहले का समय और इतिहास। तो प्री हिस्ट्री को हम लोग कैसे समझते हैं, प्री हिस्ट्री को समझते हैं, प्री हिस्ट्री जो है, प्री हिस्ट्री इज द स्टडी, प्री हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट happen before human learn to write. तो
प्री हिस्ट्री को हम लोग कैसे समझते हैं? प्री हिस्ट्री को समझते हैं कि प्री हिस्ट्री जो है वो स्टडी करता है उन घटनाओं का जो कि ह्यूमन, जब इंसानों ने पढ़ना लिखना स्टार्ट नहीं किया था, जब इंसानों को लिखना नहीं आता था, उससे पहले जो भी हिस्ट्री के जो भी घटनाएं हमें प्राप्त होती हैं हिस्ट्री में, जो इंसानों ने लिखना पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था उससे पहले, ठीक है, लर्न टू राइट मतलब लिखना जब इंसानों को नहीं आता था उससे पहले जो भी घटना घटी है, जो भी इवेंट्स हुआ है, उन सब को हम लोग प्री हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं द टाइम पीरियड, सेम, बस क्या कहते हैं इसी का, जब द टाइम पीरियड आफ्टर द invention, the time period after the invention of writing is known as history. जब लिखने का इन्वेंशन हुआ, खोज हुआ, उसके बाद के समय, जो उसके बाद का जितना भी समय हुआ, जैसे ही लिखना स्टार्ट हुआ, जैसे ही समझ लो कि लिखना स्टार्ट हुआ, उसी समय के बाद जैसे हिस्ट्री में लिखना स्टार्ट हुआ और लोगों को लिखने की खोज हुई कि कैसे लिखा जाता है, ये सब चीज़ कि हाँ इस तरीके से लिखे जाते हैं अक्षर जो होते हैं इस तरह से लिखा जाता है, और लिखी हुई सारी घटनाएं हम लोग को पता चलती है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई है, घटनाएं प्राचीन समय की। तो उसके बाद जितना भी समय है वो सारा का सारा हिस्ट्री कहलाता है। तो प्री हिस्ट्री होता है जब इंसान को लिखना भी नहीं आता था, उससे पहले की जितनी भी घटनाएं हैं सारी प्री हिस्ट्री में आती हैं, और जब इंसान को लिखना आ गया तो वो सारी घटनाएं क्या कहते हैं, हिस्ट्री में कहलाती हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री का, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री जो हम लोग कह रहे थे कि जब इंसान को लिखना भी नहीं आता था उससे पहले की जो भी घटनाएं होती थी सारी प्री हिस्ट्री में आ गई, और जो इंसान को जब लिखना आ गया उसके बाद की सारी घटनाएं हिस्ट्री में आ गई। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो भी हमारी हिस्ट्री की घटनाएं हैं किस किस चीज़ों में लिखी जाती थी, ऐसे कि हाँ हिस्ट्री में जो भी घटनाएं हैं पहले के समय कहाँ कहाँ पर ये घटनाएं लिखी हुई पाई जाती थी, जैसे कि पत्थरों के ऊपर, रॉक्स के ऊपर। आज भी तुम लोग अगर साउथ में जाओगे, इंडिया के साउथ में, तो बहुत सारे ऐसे मंदिर जो होंगे या फिर पत्थर होंगे जब तुम देखोगे कि उस पर बहुत सारी चीज़ें इतिहास के बारे में लिखा हो गया है। इतिहास में जो भी पेंटिंग है वो बनाई गई हैं। पिलर्स, मंदिर या फिर क्या कहते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ भी आप देखोगे मोस्टली मंदिर मस्जिद के गुरुद्वारा पे क्या कहते हैं जो पिलर्स होते हैं, उनके पिलर्स पे भी बहुत सारी नक्काशियाँ की जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो उससे भी हम लोग को उनके इतिहास के बारे में पता चलता है। कॉपर प्लेट्स, जो भी क्या कहते हैं कॉपर के प्लेट्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर भी जो चीज़ें लिखी होती हैं, क्ले टैबलेट्स, पाम लीव्स। तो कहा जा रहा है कि जितने भी हो गए चीज़ें, जैसे पिलर हो गया, पत्थर हो गया, प्लेट्स हो गया, जो क्या कहते हैं आप लोग प्लेट्स वगैरह देखते हो मिट्टी के या फिर जो भी प्लेट्स देखते हो धातु के बने हुए, तो आप उन सब चीज़ों को जब देखते हो तो उन सब चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है ना, वो इतिहास के बारे में उस समय में लोग लिखते थे, बहुत सारी चीज़ों पे लिखते थे। तो आप लोग पर्टिकुलरली वो चीज़ अगर देखते हो तो वो आपको पता चलता जाता है कि इतिहास में सारी घटनाएं हुई थी। तो वो हिस्ट्री के इस पार्ट्स में आता है जब इंसानों ने लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंसानों ने लिख दिया तो जो इंसान है कहाँ पे बसे, कैसे बसे, हम लोग को कैसे पता चलेगी कि जो इंसान है कैसे कहाँ पर बस रहे हैं, और सभ्यता हम लोग को कहाँ से पता चलती है। तो सबसे पहले कहा जाता है जियोग्राफी। भूगोलिक स्थिति से हम लोगों को पता चलता है कि पहले वाज वन ऑफ द important factors that influence the location of early settlements
around the world. अब ज्योग्राफी से भूगोल, ज्योग्राफी वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ अर्ली सेटलमेंट अराउंड द वर्ल्ड. मतलब भौगोलिक स्थिति से हम लोग को पता चलता है कि जो भी सभ्यता हमारी थी, लोग थे ये दुनिया में, कैसे कहाँ पे कौन कैसे बसा है, ठीक है ना, कहाँ पे किस तरह की घटनाएं घटी हैं, ज्योग्राफिक स्थिति से हम लोग को पता चलता है. तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये हमारा वर्ल्ड है, यहाँ पर इंडिया आता है, एंड ये इंडोनेशिया वगैरह हो गया, चाइना हो गया, चाइना ये पार्ट हो गया, रशिया पार्ट हो गया ऊपर का, यूरोप हो गया, और यहाँ पे पाकिस्तान वगैरह, यहाँ पे आ गया हमारा अफ्रीका, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका प्लस कनाडा यहाँ पर, उसके नीचे आ गया हम लोग का साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया. तो ये जो भूगोलिक स्थिति है, ये भूगोलिक स्थिति कैसे हुआ, यहाँ पे लोग कैसे बसे, यहाँ पे जो लोग कैसे बसे, यहाँ इनकी जानकारी हम लोग को पता कैसे चली, इसकी जानकारी कैसे पता चली, यहाँ पर कैसे पता चला कि यहाँ ऊपर चाइना है, नीचे इंडिया है, उसके नीचे श्रीलंका. तो ये स्थिति पता चली. एक तरह से हम लोग को ये सारी भूगोलिक स्थिति भी बताता है, इतिहास से हम लोग को पता चलता है भूगोलिक स्थिति के बारे में कि कौन लोग कहाँ बसे हैं, ठीक है. तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आगे बढ़ते हैं. ऑल द early civilization, or the early civilization, namely those of Egypt, Mesopotamia, the Indus, and China, were located in and around river valley. अब एक चीज़ आप देखोगे कि जितनी भी हमारी सिविलाइजेशन, जितनी भी हमारी सभ्यता है, और जितनी भी, जैसे चाहे इजिप्ट की हो, मेसोपोटामिया की हो, इंडस की हो, चाइना की हो, तो हम लोग को जितने भी देखोगी आप लोग, नदी के किनारे वो लोग बसे हुए हैं. तो नदी के किनारे भी वो लोग बसे हुए हैं. तो इससे हम लोग को एक तरह से भूगोलिक स्थिति के बारे में पता चलता है कि नदी के किनारे क्यों बसे हैं. तो आप लोग को ये चीज़ जो है वर्ड से समझ नहीं आएगा, इसके लिए हम लोग डायग्राम से समझते हैं, ठीक है. डायग्राम से थोड़ा समझते हैं और थोड़ा सा समझते हैं डायग्राम से. जैसे कि एक रफली डायग्राम ले लेते हैं हम लोग इंडिया का. तो हम लोग सभ्यता की बात कर रहे थे, सभ्यता समझ रहे थे. देखो सभ्यता से क्या कहा जा रहा है कि जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हो कि आप पर्टिकुलर किसी भी एरिया में रह रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं आसपास में, ठीक है. तो एक तरह से आपकी जो भी समाज है, एक तरह से वो बसा हुआ है वहाँ पे. तो पहले जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि पहली कौन सी ऐसी सभ्यता, कौन सा ऐसा समाज था जो पहले विश्व में बसा था. हम प्राचीन समय में जाते हैं, जैसे कि हम लोग अगर जाते हैं कि हम लोग के पिता से ऊपर, हम लोग के दादा दादा से ऊपर, परदादा परदादा से ऊपर कौन, तो हम लोग अगर उसके बारे, इतिहास के बारे में जाएंगे तो हम लोग जाते रह जाएंगे पीछे. हम लोग को आज तक नहीं पता चलेगा कि कौन सी पहले सभ्यता था. जैसे कि हम लोग की भारत की बात कही जा रही है, तो हम लोग को कहा जा रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सभ्यता बोलते हैं, इंडस वैली इंडस सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं. तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इंडस जो सिविलाइजेशन बोलते हैं, इसमें मोस्टली कहा जा रहा है कि जितनी भी, कहा जा रहा है कि हिस्ट्री की बुक में आपको कहा जा रहा है कि जितनी भी सभ्यता होती है हमारी, हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं नदी के किनारे बसी होती है. जैसे इंडस जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. तो जो ये सिंधु घाटी जो है, ये जो सिंधु नदी है, जो हमारे कहते हैं तिब्बत एरिया, तिब्बत चाइना, जो तिब्बत का एरिया है, यहाँ से जो जम्मू कश्मीर को क्रॉस होकर पाकिस्तान का, जो अभी आपका पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है. इस नदी के किनारे हमारा देश का मतलब कहा जाता है कि प्राचीन सभ्यता है, पुरानी सभ्यता. सबसे मतलब पहले जो लोग होते थे, पहले यहीं पर बसे होते थे. फिर उसके बाद आया जो क्या कहते हैं, फिर गंगा नदी के बगल में बसे, यमुना नदी के बगल में नर्मदा, गोदावरी, जितनी भी कृष्णा नदी, सभी के नदी में. तो आप लोग मोस्टली एक चीज़ आप ध्यान से गौर करना, आप लोग सर्च गूगल पे कर लेना, ये चीज़ आप ध्यान से देखना कि जितनी भी ज़्यादा पॉपुलेशन आप लोग देखोगे, पॉपुलेशन ऑल ओवर इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है आपको इस एरिया में मिलेगा.
क्यों? क्योंकि देखो ये जो है नदी के किनारे ज़्यादा लोग बसे होते हैं पहले के ज़माने। अब नदी के किनारे बसने का मेन रीज़न क्या था लोगों का, कि नदी के किनारे उनको बसना ही है। पहले के ज़माने में देखो, पहले अब ना जाके क्या कहते हैं इरिगेशन सिस्टम हुआ, अब जाके मोटर बनना, जैसे जैसे टेक्निकल बढ़ते गया लोग मोटर बनने लगे, मोटर से पानी वगैरह यूज़ करने लगे लोग। फिर उससे पहले क्या कहते हैं कुआँ खोदने लगे, उससे पहले चापाकल आया, चापाकल से पहले अब हम लोग नल से पानी यूज़ कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग के पास क्या था? चापाकल। ठीक है, चापाकल से हम लोग पानी यूज़ करते थे। उससे पहले हमारे पास क्या था? कुएं से पानी, कुआं खोद लिया, कुएं से पानी। जब ये सब कुछ नहीं था, जब इंसान को कोई समझ ही नहीं था कि ज़मीन के अंदर पानी भी होता है, इंसान को जब ये चीज़ की समझ नहीं थी, तो सब फिर भी पानी तो पीना है ना, ज़िंदगी है, और पानी पी बिना नहीं रह पाएंगे। तो पहले के लोग क्या करते थे? नदी के किनारे बसते थे। नदी के किनारे बसने का मेन रीज़न यही है कि लोग क्या करते थे, वो जो नदी का पानी है वो अपने हर एक चीज़, चाहे वो ड्रिंकिंग पर्पस, चाहे पीने के यूज़ में लाए, चाहे वो नहाना हो, बाथिंग हो, या फिर चाहे कुकिंग हो, हर एक पर्पस के लिए पानी को वो लोग यूज़ करते थे। तो इसलिए वो नदी के किनारे बसना स्टार्ट करते थे। आप लोग नहीं भी देखोगे तो आप अगर पुराने कृष्ण भगवान या फिर राम भगवान का कहते हैं, आप लोग जब जीवनी पढ़ते हो तो उसमें लोग आप देखते हो अगर वीडियो वगैरह आप, तो उसमें एक चीज़ दिखाता है कि जितने भी वहाँ के गांव के लोग हैं, जो जैसे कि आपका कृष्ण भगवान के बारे में दिखा गया था कि उसमें कि जो लोग हैं वो पानी को भरने के लिए यमुना नदी के पास जाते हैं। और पुराने ज़माने में दिखा गया कि लोग जो है पानी को भरने पीने के लिए सब यमुना नदी के पास, कोई गंगा नदी के पास, कोई सिंधु नदी के पास, हर एक नदी के पास ही जाके पानी भरते थे। पहले के लोग नदी का पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, सब चीज़ के लिए वो लोग नदी का पानी यूज़ करने लगे। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ज़मीन के नीचे भी पानी आता है, तो कुआँ खोदने लगे। कुआँ से टेक्नोलॉजी बढ़ी तो चापाकल से टेक्नोलॉजी बढ़ी तो पंप लगे, बड़े बड़े पंप लगाए गए। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ते गई, लोग यूज़ करते गए। पहले जो लोग थे वो नदी के किनारे बसने का मेन रीज़न यही था कि सारा चीज़ वो नदी पर निर्भर करते थे, पानी पीने का, नहाने का, कुकिंग करने का। तो मोस्टली क्या कहा जाता था कि ज्योग्राफिकल भूगोलिक स्थिति भी बताती है लोगों की सभ्यता के बारे में कि लोग कहाँ पे कैसे बसे। ये सब चीज़ हमें एक तरह से भूगोलिक स्थिति से भी पता चलती है। कोई समुद्र किनारे बस रहा है तो क्यों बस रहा है, और कोई नदी के किनारे बस रहा है तो क्यों बस रहा है। तो आज भी आप लोग देखोगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या आबादी कहाँ है? नदी के किनारे जो भी है। जैसे कि आप शहर देख लो, पटना है, इलाहाबाद है, कानपुर है, बनारस है, ये सब जो स्टेट जगह है, कलकत्ता हो गया, तो ये सारे, दिल्ली हो गए, दिल्ली यमुना के बगल में बसी हुई है। तो ये सारे जितने भी हो गए आपके शहर जो मोस्टली जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, ये नदी के किनारे बसे हैं। आज हमारी नदी का ऐसा स्थिति है कि उसका पानी हम लोग नहीं पी सकते हैं। क्यों हम लोग आज नदी का पानी भी नहीं पी सकते हैं? क्योंकि आज हम लोग पंप से पानी निकाल रहे हैं। हाँ, जो हम लोग चापाकल से पानी निकाल रहे हैं, कुएं से तो पानी निकालते हैं, चापाकल से नहीं। आजकल पंप वाला ही सिस्टम चल गया, पंप से सब पानी निकाल रहे हैं। तो नदी कौन जाएगा पानी भरने के लिए? तो नदी को इसलिए गंदा हो रहा है और उसका कोई देखभाल नहीं कर रहा है, क्योंकि नदी का पानी आजकल कोई पीता ही नहीं है। ठीक है ना, सब नल का पानी पीते हैं, जिसे कहते हैं नदी का कोई स्थिति नहीं देखा जा रहा है। तो पहले के ज़माने में लोग नदी का पानी पीते थे, तो इसलिए नदी साफ़ रहती थी। अब आप लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग भूगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे कि पूरे वर्ल्ड की जो भी भूगोलिक स्थिति एक तरह से बताता है कि हिस्ट्री में भूगोलिक स्थिति के हिसाब से भी इतिहास के बारे में कि वो भी मायने रखता है। ठीक है, तो जैसे बोला जा रहा है कि जो हमारा जो देश है, इसके ऊपर जो हिमालय माउंटेन्स हैं और थ्री साइड से जो समुद्र का इलाका है, ठीक है, थ्री साइड से जो समुद्र का इलाका है, एक तरह से हिमालय और 3 तरह के समुद्र के इलाके से इस साइड से जो हम लोगों के देशों में किसी भी तरह के दुश्मन वगैरह जो भी बाहर के व्यक्ति, इनका आना प्रवेश होने से वर्जित हो जाता था। इन तीनों कारण ऊपर का हिमालय हो गया और नीचे के 3 एरिया से जो समुद्र है, इससे हमारे देश का किसी भी पर्टिकुलर जो भी बाहर के लोग होते थे उनसे कोई संपर्क नहीं होता था। तो इसी वजह से हम लोग का जो भी यहाँ पे डायनेस्टी होती है, जैसे कि कुछ डायनेस्टी चोलास हो गया, चालुक्यास हो गया, ये सारे डायनेस्टीज किंगडम्स के नाम थे, साम्राज्य के नाम थे।
राष्ट्रकूटास हो गया, ये सब एक तरह से साम्राज्य के नाम थे जो कि उस समय इस पर्टिकुलर डेक्कन प्लेट्यू जो हमारा है इस पर यहाँ बसा था। डेक्कन प्लेट्यू का इलाका किसे कहते हैं हम लोग? डेक्कन प्लेट्यू का इलाका कहते हैं, जब इंडिया का तुम लोग मैप देखोगे नीचे साइड के पार्ट वाले मैप में देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है इस तरह का ट्रायंगुलर एरिया होता है, इसको हम लोग डेक्कन प्लेट्यू एरिया कहते हैं, ठीक है, पठार कहते हैं। तो अब हम लोग ने पता कर लिया कि जितना भी हिस्ट्री जो है जियोग्राफिकल सेक्टर से भी डिफाइन करता है कि हिमालय माउंटेन है, तो हमारे सभ्यता जो है नदियों के पास रहती है, सब चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे न कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का पता हम लोग को किस चीज़ों से पता चल जाता है कि हिस्ट्री का क्या क्या सोर्सेज हैं, कैसे पता चलता है कि जैसे इतिहास है तो इतिहास किस चीज़ से, जैसे कि अगर हम लोग को जानना है कि समझ लीजिए कि कोई राजा है, जैसे अशोका है, अशोका द ग्रेट कहा जाता है, अशोका द ग्रेट एक महान राजा थे, ठीक है, अशोका द ग्रेट एक महान राजा, इनके नाम के बाद द ग्रेट इसलिए लगाया था क्योंकि महान राजा था, अशोका एक बहुत महान राजा थे, तो इनके बारे में हम लोग को पता करना था। अब इनके बारे में अगर हम लोग को पता करना तो इनके बारे में हम लोग को पता कैसे चलेगा कि इतिहास में इनके बारे में, हिस्ट्री में, प्री हिस्ट्री नहीं, इतिहास में लिखा गया होगा, तो प्री हिस्ट्री में थोड़ी लिखा गया होगा, इतिहास में इनके बारे में कोई चीज़ लिखा है तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि इनके बारे में जो चीज़ लिखा है वो कहाँ लिखा है। तो जो घटनाएं, अगर इतिहास में जो भी घटनाएं होती हैं उसके जो भी क्लूज या एविडेंस से हम लोग किसी एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये इतिहास में ऐसी घटना हो चुकी है, तो उसको, और उससे हम लोग को पता चलता है कि पर्टिकुलर प्राचीन समय में ये चीज़ हुआ है, उसको हम लोग सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। द हिस्टोरियन हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री सोर्स जो भी हैं वो हमारा टॉपिक है। The historian's work is exciting as that of a detective who draws conclusions from clues and evidences. In history, the evidence are called सोर्स मटेरियल। अच्छा, अब कहा क्या जा रहा है कि जितने भी इतिहासकार हैं एक तरह से जो एक कंक्लूजन या फिर कोई भी एक जो भी इवेंट होता है प्राचीन समय में, तो जितने भी क्लूज, जितने भी क्या कहते हैं चीज़ें उनको मिलती हैं इतिहास से रिलेटेड, या फिर जितने भी साक्ष्य या एविडेंस हम लोग को पता चलता है कि जिसकी वजह से इतिहास में ये घटना घटी हुई है, जितनी भी उन इतिहासकारों को वो सारी चीज़ें वर्क के समय, काम करते समय मिलती है, चाहे जितने भी एविडेंस हो गया, साक्ष्य हो गया, जितने भी क्लूज हो गए, जितनी भी चीज़ें हो गई हिस्ट्री का इतिहासकार को मिलती हैं काम करने के समय, वो सारे के सारे सोर्स मटेरियल कहा जाता है, सोर्स मटेरियल कहा जाता है हिस्ट्री का, ठीक है। तो सोर्स मटेरियल हिस्ट्री का कहा जाता है। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री दो टाइप्स में बटी हुई हैं। हिस्ट्री की जितनी सोर्सेज दो टाइप में बटे हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेसी। तो लिटरेटली और आर्कियोलॉजिकल में जो बटे हुए, आर्कियोलॉजिकल मतलब होता है कि प्राचीन वस्तुओं की विद्या, प्राचीन वस्तुओं को जब हम लोग पढ़ते हैं, प्राचीन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो हम लोग आर्कियोलॉजिकल में उस चीज़ को डिफाइन करते हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज उसके कहते हैं। और जब हम लोगों को किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लिखा गया हो, किसी राजा महाराजा या कोई भी घटना घटी हो इतिहास में, उसके बारे में लिखा गया, अगर वो चीज़ हमें मिलता है, किसी भी इतिहासकार द्वारा लिखा गया वो चीज़ मिलता है, तो हम लोग उसे लिटरेटली में लाते हैं, ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल में हम लोग वो चीज़ लाते हैं जो भी पुराने, जितने भी पुरानी शिल्पी होते हैं, पुराने फॉर एग्जांपल में आप लाते हो कि जितने भी जैसे कॉइन्स
किसी पुराने ज़माने में कॉइन्स हो गया, उसको समझ के कि हाँ वो किस उसमें उस समय क्या घटना होती थी, किसी बिल्डिंग के ऊपर कुछ, किसी बिल्डिंग से हम लोग को पता चलता है कि ये किस समय की पड़ा, इसमें क्या हुआ, कोई किसी चीज़ का बिल्डिंग्स के ऊपर या कहीं पर मंदिर के पिलर वगैरह उस पर कुछ लिखा हुआ है, इन सभी ऑब्जेक्ट से हम लोग को पता चलता है कि ये उस समय इतिहास में क्या घटना घटी हुई है। और लिटरेसी में हम लोग को मोस्टली क्या पता चलता है कि जितने भी हैंड रिटन वर्क हैं, जितने भी हैंड रिटन जितने भी रिकॉर्ड हैं हिस्टोरियन द्वारा, इतिहासकारों द्वारा, तो हम लोग उसको लिटरेली में लाते हैं। ठीक है, तो इसके भी आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी दोनों के भी अलग अलग क्या कहते हैं टाइप्स होते हैं, तो हम लोग उस टाइप्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल टाइप्स को जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल टाइप्स का डेफिनेशन वगैरह सब देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल जो भी सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज आर डायरेक्ट एविडेंस। ये एक वर्ड मैं तुम लोग को बताना चाहता था कि जो आर्कियोलॉजिकल जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं, सोर्सेज मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल से, वो एक डायरेक्ट एविडेंस होता है। डायरेक्ट एविडेंस होता है, उसके मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है ह्यूमन द्वारा। और ये 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आर्टक्राफ्ट नहीं, आर्टिफैक्ट्स। दूसरा इंस्क्रिप्शंस। तीसरा मॉन्यूमेंट्स। और चौथा कॉइन्स। ठीक, तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि आर्टिफैक्ट्स मतलब कलाकृतियाँ। जितने भी तुम मॉन्यूमेंट्स, जितने भी स्मारक देखते हो कि जितनी भी कलाकृतियाँ पिलर्स वगैरह पे की जाती हैं, उनसे हम लोग को पता चलता है कि इतिहास की घटना में क्या क्या हुआ था। फिर उसके बाद आती है हम लोग की इंस्क्रिप्शन, मतलब शिलालेख। शिलालेख मतलब कि जो भी पत्थरों पे या फिर पिलर वगैरह पे जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो सारे शिलालेख कहलाती हैं। स्मारक मॉन्यूमेंट्स होती हैं स्मारकें, यादों में जो भी इमारतें वगैरह बनाई जाती हैं उनको मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। फिर आता है हम लोग का कॉइन्स, मतलब सिक्के। ठीक, तो इन सब ये 4 चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आर्टिफैक्ट्स, कलाकृतियाँ, इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, मॉन्यूमेंट्स, स्मारकें, कॉइन्स, सिक्के, ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं आर्कियोलॉजिकल में आती है, जिसमें इनके ऊपर से हम लोग इतिहास के बारे में मोस्टली सोर्सेज हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को इतिहास के बारे में क्या क्या जानना है। ठीक है, कहाँ कहाँ से हम लोग को पता चलता है। ये सब चीज़ें पहले से बनाई हुई जाती है राजाओं द्वारा या फिर जो भी उस समय इतिहास में जो भी व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा थे, तो हम लोग को वहाँ से पता चलता है। अब हम लोग सेकंड पे बात करते हैं लिटरेसी बारे में। लिटरेसी सोर्सेज के बारे में जानने से पहले तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे सोर्सेज कुछ ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि आर्टिफैक्ट, आर्टिकल्स सच एज टूल, वेपन, पोएट्री, स्मॉल स्कल्पचर, टॉयज, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी मेड अप बाय यूज्ड बाय मैन और कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। जितने भी हमारे इतिहास में प्राचीन में जितने भी टूल्स, वेपन, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी नक्काशियाँ वगैरह की गई हो, कोई भी चीज़ उनके वस्तुओं से हम लोग को जो भी जानकारी प्राप्त होती है, सारी की सारी आर्टिफैक्ट्स कहलाती हैं। ठीक है, वो सारी सोर्सेज जिससे हम लोग को वस्तुओं से जो भी चीज़ों से हम लोग को प्राप्त होती हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो गया, चाहे वो खिलौने हो गए, चाहे वो क्या कहते हैं किसी भी मूर्ति हो गया, फिर कोई भी पोएट्री हो गया, कोई भी वेपन्स या फिर कोई भी टूल्स ऐसा हो गया जिससे हम लोग को इतिहास के बारे में पता चलता है, आर्टिफैक्ट्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, या फिर कलाकृतियाँ कहते हैं, जिससे हम लोग को इतिहास के बारे में पता चलता है। उसके बाद आता है हम लोग का इंस्क्रिप्शन। जितनी भी चीज़ें हम लोग को चाहे स्टोन पर, चाहे पत्थरों पे, चाहे हम लोग को कॉपर प्लेट्स पे जो भी चीज़ें लिखी होती हैं ना, जैसे शिल्पकार जो भी, जैसे कि पत्थरों पे कुछ लिखा होता है, मंदिर के पिलर्स पे जाओगे कुछ लिखा होता है, ये सब चीज़ लिखा होता है। इंस्क्रिप्शन मतलब उन सारी शिल्प चीज़ों पर वो जितनी भी शिल्पकारी होती है, जितने भी जो शिल्पकार होते हैं जो चीज़ों पर लिखते हैं किसी भी प्रकार की चीज़ें, तो सारे के सारे स्टोन या कॉपर पे सारे इंस्क्रिप्शन आता है। ये सेकंड सोर्स हो गया आर्कियोलॉजिकल का। थर्ड सोर्स हो गया मॉन्यूमेंट्स। जब भी किसी इमारतें पे हिस्ट्री इतिहास के इंपॉर्टेंस बातें लिखी जाती है, जैसे कि बहुत सारी इमारतें होती हैं जो इतिहास की बातों को बताते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें भी एक तरह से हिस्ट्री के सोर्सेज होते हैं। फिर उसके बाद आता है हम लोग का कॉइन्स। अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन बिलोंगिंग टू एशियन टाइम। जितने भी इतिहासकार जो चीज़ें हो गई और वहाँ
के कॉइन्स उन लोग को इतिहास के बारे में हम लोग को बताते हैं, जैसे कि गोल्ड सिल्वर लेगा पर कौन से ज़माने में कौन सा राजा कौन से कॉइन्स यूज़ करता था, अपनी उस कॉइन्स पर अलग से एक मोहर लगाता था कि पता चलता था कि ये जो कॉइन्स है ये पर्टिकुलर एक राजा का है। जैसे अशोक का राजा का तो उसने अपना एक कॉइन्स पे मोहर लगाया, कोई अगर मुगल राजा है, कोई अगर और राजा है, जितने भी राजा हैं सब अपने अपने मोहर लगाते, तो उससे पता चलता था कि उनके समय में किस तरह का उनका मार्केट कंडीशन होता था, किस तरह से वो कॉइन्स वगैरह यूज़ करते थे। इस तरह से इतिहास के हर एक चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोग, ये जितना भी चीज़ें, ये सारा लिखा नहीं होता है, ये सारा का सारा हम लोग पहले से ही हर एक चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तब जा देते हैं। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, तो लिटरेसी सोर्सेज पे हम लोग जाते हैं। तो लिटरेसी सोर्सेज हम लोगों ने पहले पढ़ा था, हैंड रिटन रिकॉर्ड जो भी है, जैसे मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो किसी ने भी कोई भी अगर प्राचीन समय की घटना को हाथ से लिखा होगा तो वो सारे लिटरेसी सोर्सेज में कहते हैं। तो लिटरेसी सोर्सेज दो में डिवाइडेड है, दो टाइप्स में डिवाइडेड है, रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकुलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर मतलब धार्मिक, जो भी चीज़ अगर हम धर्म के रिलेटेड लिखते हैं और धर्म के इतिहास के बारे में, धार्मिक इतिहास के बारे में बताते हैं, वो सारे के रिलीजियस लिटरेचर में आते हैं। जैसे कि महाभारत गीता हो गया, वो सारा जो है इतिहास, जो महाभारत गीता को रिलीजियस लिटरेचर में आ गया। और जो धर्म निरपेक्ष, जो धर्म के अलावा जो जब हम धार्मिक चीज़ें पर नहीं लिखते हैं, राइटिंग और नॉन रिलीजियस थीम, जब हम धार्मिक चीज़ों के अलावा बाकी सब चीज़ों पे लिखते हैं और बाकी जो भी हमारे इतिहास की घटनाएं होती है जो धर्म से रिलेट नहीं होती है, वो सारे के सारे हम लोग किससे, धार्मिक चीज़ों से रिलेट नहीं होते, सारे के सारे हम लोग सेकुलर लिटरेचर में लाते हैं। जिसको जैसे कि प्ले हो गया, कोई कविता हो गया, कोई किसी प्रकार का नाटक हो गया जैसे कालिदास का, तो ये सारी की चीज़ें हम लोग सेकुलर लिटरेचर में लाते हैं। तो लिटरेसी सोर्सेज के ये दो अंग हो गए। तो अब हम लोग अब क्या करेंगे, हम एक तरह से पूरा चैप्टर को 2 मिनट में पूरा रिकॉल करेंगे। ठीक, तो एक तरह से हम रिकॉल कर लेते हैं आज चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज चैप्टर में हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में जाना, हिस्ट्री क्या होता है, वर्ड क्या होता है, हिस्ट्री के फादर होते हैं, हिस्ट्री से हम लोग को क्या सब चीज़ें मिलती है, क्यों हिस्ट्री पढ़ना है, इसके बारे में जाना। हिस्ट्री के 2 अंग होते हैं, प्री हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर उसके बाद हम लोग आए सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री 2 सोर्सेज में बटे हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। दोनों सोर्सेज में जो आर्कियोलॉजिकल है वो 4 पार्ट्स में बटा, आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स। और फिर उसके बाद हमारा लिटरेसी आता है जो कि रिलीजियस लिटरेचर और सेकुलर लिटरेचर में बटा हुआ है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और हम लोगों ने इस चैप्टर में आज यही पढ़ा है टोटल। ठीक, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। तो आज आप लोग का हो जाता है ये चैप्टर खत्म। द एंड। थैंक्स।